नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर महादेव पोथराजू है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अपोलो चेन्नई से आया हूँ। अपोलो कैंसर सेंटर और अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई में मैं काम करता हूँ। किसी तरह का भी कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब अवेलेबल है वो जनता तक पहुंचाने का कोशिश करने के लिए मेरा चेष्टा है। सर ये थोड़ा सा बताइए, कैंसर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, कुछ हो रहा है, हो सकता है कैंसर हो। थोड़ा सा इसका सिम्टम्स और ये होता क्या है? कैंसर मतलब क्या होता है कि किसी भी शरीर के भाग में जो हमारे शरीर में जो सेल्स बोलते हैं वो सेल्स अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू करें। नॉर्मली क्या होता है कि सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं, तो एक बैलेंस रहता है, कितना सेल्स मर रहा है और कितना सेल्स फिर से नया बन रहा है। कैंसर में क्या होता है कि ये जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके चलते बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं शरीर में। तो जिस अंग में ये प्रॉब्लम आता है उस अंग में या तो हम लोग देखेंगे जैसे एक स्वेलिंग जैसे हो गया, तो इसको कैंसर बोलते हैं। जब एक बैलेंस नहीं होता है, कितना नया सेल्स फॉर्म हो रहा है और कितना पुराने सेल्स मर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं शरीर में, तो इसको कैंसर बोलते हैं। नाउ सिम्टम्स जो होता है वो शरीर के किस भाग में कैंसर है उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड होता है। और कैंसर सिर्फ उसी जगह में है या कहीं शरीर के किसी और भाग में फैल गया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम लोग कॉमनेस्ट कैंसर्स अगर देखेंगे तो इंडिया में कॉमनेस्ट कैंसर्स है, अगर विमेन में हम लोग देखेंगे, स्त्री लोगों में, उसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम लोग मर्दों में देखेंगे तो इसमें हेड एंड नेक कैंसर जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब जीभ में या गाल में या गले में, इस जगह पे ज़्यादा कॉमन रहता है। लंग कैंसर। और तो अगर गले में मान लीजिए कैंसर है तो खाने में कोई तकलीफ होगा, आवाज़ में बदलाव आ जाएगा। और अगर मुंह में कोई कैंसर है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, एक अल्सर जैसे दिखाई देगा। अगर सर्विक्स कैंसर जिसको बोलते हैं स्त्री में, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग हो सकता है या डिस्चार्ज हो सकता है। ये दो कॉमनेस्ट सिम्टम्स होते हैं सर्विक्स कैंसर के। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट में किसी ट्यूमर का वहाँ पे अगर एक स्वेलिंग जैसे पता चलता है। तो ये सब कैंसर जिस जगह पे है उसके ऊपर सिम्टम डिपेंड करेगा। तो कुछ नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 6 या 7 वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो किसी को ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टम है तो अगर 1 हफ्ता 10 दिन में ठीक नहीं होता है तब इसके लिए एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन करना चाहिए। जैसे किसी को कोई बुखार है, अब बुखार है तो उसका ट्रीटमेंट चला, एंटीबायोटिक्स चला, लेकिन 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, फिर भी बुखार बार बार आ रहा है, तो ये एक कैंसर का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो उसको हम लोग को डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह शरीर में कहीं भी भाग में, स्पेशली गले में या इधर एक्सिला में कोई भी अगर स्वेलिंग होता है और वो स्वेलिंग कम नहीं होता है इलाज के बावजूद, तब उसको भी एक कैंसर का सस्पिशन होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है।
और गले में जब कोई भी स्वेलिंग आता है तो हम लोग लेके चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस है। बहुत बार ऐसे देखे हैं कि 6 महीना ट्यूबरक्लोसिस का जांच चला और ठीक नहीं हो रहा है, तब किसी ने बायोप्सी करने के लिए सोचा और उसमें कैंसर निकलता है। तीसरा चीज़ है कि अगर खांसी है और खांसी सेम अगर इलाज हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, वो ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद भी, तब एक सीटी स्कैन होना चाहिए, ब्रोंकोस्कोपी होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स हैं जिसके चलते, या बहुत ज़्यादा थकान है किसी को लेकिन कोई उसका कारण नहीं पता चल रहा है क्यों थकान हो रहा है, या अचानक पिछले 4 महीने 5 महीने से पता चला कि वजन बहुत कम हो जा रहा है और एक हफ्ते में 3 kg 4 kg ऐसे खत्म हो गया, लेकिन बाहर से कोई भी सिम्टम वगैरह नहीं है। तो ये सब चीज़ में कुछ एक सस्पिशन होना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है। तब उसका एक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग को पता चल सकता है इसको कैंसर है या कोई और बीमारी है। आमतौर पर सर कैंसर जो है किन उम्र के लोगों को होता है ज़्यादा? कैंसर जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे से छोटे बच्चों को लेकर 90 साल तक के बुढ़ापे में भी कैंसर हो सकता है। सर कैंसर से बचाव के लिए क्या अमूमन किया जा सकता है? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कम से कम 60% to 70% कैंसर जो होता है वो तंबाकू के चलते होता है, तंबाकू का सेवन के चलते होता है। वो तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में हो, खैनी जैसे हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, वो स्नफ बोलते हैं ना, नाक में डालते हैं, वो हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ कैंसर जो है वो तंबाकू रिलेटेड है। अगर आज आप तंबाकू को बैन कर देते हैं, तंबाकू अगर नहीं है, तो 50% ऑलमोस्ट कैंसर इंसिडेंस कम हो जाएगा। दूसरा होता है कि लाइफस्टाइल होता है, एक बहुत आजकल एक टेंशन का लाइफस्टाइल, फास्ट फूड है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अभी तंबाकू के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज बताया जा रहा है ओबिसिटी, मोटापा। मोटापे जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। और आपको तो पता ही चल रहा है, आजकल तो सबको बस सिर्फ टीवी है, मोबाइल है, बाहर जाके कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बच्चे लोग भी आजकल बाहर कम खेलते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है कैंसर के लिए। सर मतलब अगर कैंसर हो जाए तो इसका कैसे इलाज कराया जाए, कहाँ इलाज कराया जाए, किन लोगों से मिला जाए, एक तो हमारे दर्शकों को बताया जाए। पहले एक शब्द बोलते हैं कि कैंसर को हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एक तो है कि हाँ शक हो रहा है कि कैंसर है, लेकिन उसको कैसे हम लोग बताएंगे कि कैंसर है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कैंसर जो होते हैं ब्लड टेस्ट के चलते पता चलता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, जो बच्चों लोग में ज़्यादा होता है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सब होते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है वो ब्लड टेस्ट पे डायग्नोसिस होता है। बाकी सब कैंसर जो होता है, जिस शरीर के जिस भाग में कैंसर है उधर से एक पीस निकालना पड़ता है और उसको हम लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उन लोग माइक्रोस्कोप में देख के उसमें कैंसर है कि नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं। जब कैंसर का एक डायग्नोसिस होता है तो कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जानने के लिए कि इसका स्टेज क्या है, क्योंकि इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि क्या स्टेज पे है। ठीक है, बहुत सारे कैंसर जो मेनली क्या है कि कैंसर का इलाज के लिए 3 मेन ट्रीटमेंट हैं। एक है ऑपरेशन, जिसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट, जिसको आमतौर से लोग बोलते हैं करंट ट्रीटमेंट, लेकिन कोई करंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें एक्सरे द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है जी। तो इसको रेडिएशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। तीसरा, कीमोथेरेपी मतलब दवाई सलाइन के द्वारा दिया जा सकता है, दवाई टैबलेट के द्वारा दिया जाता है। ये है 3 मेजर ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा अभी नया हम लोग के पास टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं और इम्यूनोथेरेपी करके बोलते हैं। तो ये 3-4 चीज है जिसके द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर का स्टेज कितने हैं? तो कैंसर का नॉर्मली 4 स्टेज होते हैं। पहला 3 स्टेज में जब कैंसर जिस जगह पे शुरू हुआ है उसी जगह पे है और थोड़ा बहुत अगल बगल में थोड़ा स्प्रेड किया। चौथा स्टेज में शरीर के हर भाग में स्प्रेड हो जाता है, तब उसको हम लोग स्टेज 4 बोलते हैं।
सर कितना स्टेज पे बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है? तो जितना अर्ली स्टेज होता है उतना उसको क्योर करने का चांस अधिक होता है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है तो क्योर होने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि इतने सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस हुए हैं कि स्टेज 3 वाले कैंसर भी अभी ऑलमोस्ट 50 to 60% हम लोग क्योर कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल सर, आपके तरफ से कैंसर के इलाज के लिए क्या विशेष सुविधा है? क्या विशेष सुविधा है, क्या खास है आपके तरफ से? तो जैसे हम बोले कि अभी रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है, डिफरेंट तरह के रेडिएशन ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जब रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जिस भाग पे कैंसर है उसी भाग पे फोकस करके ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस भाग में कैंसर नहीं है अगर उसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल में सबसे एडवांस, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है, जिसको हम लोग साइबर नाइफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये सब अवेलेबल है इंडिया में। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा सर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता प्रिकॉशन क्या रखें, बचाव कैसे करें इससे? राइट, सो वही मैं बता रहा था कि अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब खाना पे एक मॉडरेशन होना चाहिए, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे स्त्री में जो सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमनेस्ट कैंसर है, उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पता लगा सकते हैं इसको कैंसर है कि नहीं है। अगर उस स्टेज में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो पूरी तरह 100% क्योर करने का चांस रहता है। तो बहुत छोटा सा टेस्ट है लेकिन सब लोग जानते नहीं हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए अर्ली स्टेज में एक टेस्ट है जिसको हम लोग मैमोग्राम बोलते हैं। सिंपल सा टेस्ट है, 10 मिनट लगता है करने में, और अगर वो स्टेज में पता चल जाता है तो उसको क्योर करना बहुत ही है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, उसका एक पैप स्मीयर करके बोलते हैं। पैप स्मीयर करने से पता चल जाएगा कि सर्विक्स कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग मर्द लोग में देखेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर का एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, PSA टेस्ट बोलते हैं। PSA टेस्ट करने से पता चल जाएगा। मेन चीज है कि एक रेगुलर खाने में परहेज, एक्सरसाइज करना, और अगर कोई भी तकलीफ आता है और या सिम्टम ऐसे आता है जो लगता है कि कैंसर हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग जो देखते हैं वो है कि पेशेंट डरता है, अगर ये कैंसर निकल गया तो क्या हो जाएगा। उसके चलते वो टेस्ट करने के लिए ही नहीं आता है। ये जानना जरूरी है कि कैंसर का इलाज है, और जो भी स्टेज में है उसको इलाज करने का काफ़ी टेक्नोलॉजी है अभी। तो मेन चीज़ है कि वो डर निकालना है लोगों से कि नहीं, अरे कैंसर है तो क्या होगा, कैंसर है तो फिर भी इलाज हो सकता है, हर स्टेज में इलाज हो सकता है। कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कौन सा स्टेज में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये था सर, मान लीजिए पटना के लोग हैं, पटना के बाद बिहार में जितने लोग हैं कैंसर में इलाज कराने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा था उनके। अगर पटना में अगर चाहें कि हम इलाज करवा लें, जाने आने का खर्च बच जाएगा उनके लिए आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं? तो हम कंसल्टेशन के लिए तो हमेशा अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आप जो बोले बहुत सही बात है कि सब लोग दूसरे जगह जाके नहीं कर सकते इलाज। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी इतना एक्सपेंसिव है कि सब टेक्नोलॉजी यहाँ भी अवेलेबल नहीं हो सकता है। लेकिन 60 से 70% कैंसर जो है बहुत बेसिक अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसको किया जा सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं हर महीना आएंगे यहाँ पे, हम लोग कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है, टेली कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना रुकना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। हम लोग के पास टेलीमेडिसिन का फैसिलिटी है, कोई भी डाउट है टेलीमेडिसिन से वीडियो कंसल्टेशन हो सकता है, और 10 मिनट के अंदर आपको एडवाइस मिल सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल। थैंक यू सर। वो मेरे चेस्ट में पेन था लेफ्ट साइड में, और काफी पेन हुआ था मुझे। तो वो डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप करवा लीजिए, क्योंकि उस समय थोड़ा सिम्टम
तो मेरा सर 3 सीटी हो गया। तो अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो उधर मुझे सुनाई दिया कि सीटी स्कैन से इट्स हायर रिस्क ऑफ कैंसर। नो, वो अगर बार बार सीटी स्कैन करते हैं तब रिस्क होता है, एक बार सीटी स्कैन करने से कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन मेरा 3 बार हो गया। 3 बार फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 3 बार हुआ है सर 2 साल के गैप में। दैट शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। अभी तो एक मेरा इधर का हुआ था यूपीएनएस का सीटी। तो 2 साल गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैं लास्ट कैंप में भी बताया था कि यहाँ पे जो हम लोगों के रूपसपुर में जो जनार्दन फार्मा अपोलो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे हाई एंड स्पेशलिटी डॉक्टर विल बी अवेलेबल एवरी मंथ। 1 या 2 या 3 भी डॉक्टर आ सकते हैं एवरी वीकेंड। और जैसे कि आज हम लोगों के बीच है डॉक्टर पी महादेव, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन में, वैसे ही हर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर इधर आने वाले हैं। और कैंसर के इलाज के बारे में जो सर बता रहे थे कि डॉक्टर विल भी, मतलब डॉक्टर हर समय पेशेंट के साथ टच में रहेंगे थ्रू वीडियो कंसल्टेशन। अगर ज़रूरत पड़ता है सर तो 3 महीने में इधर आ ही रहे हैं। किसी ट्रीटमेंट कभी कभी पटना में उपलब्ध नहीं है ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है चेन्नई जाना पड़े, बट वहाँ से आने के बाद फिर से ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा इधर। और भी जितना भी स्पेशलिटी है वो भी इधर से इधर आने वाले हैं एवरी मंथ। तो डायरेक्ट सेंटर से वो लोग विजिट कर सकते हैं। और जो चेन्नई जाने वाले हैं या फिर चेन्नई जाके आ चुके हैं, उनका जितना भी अपोलो से रिलेटेड इशू है वो सेंटर से ही सबको हेल्प किया जाएगा। ठीक है।